जय माता दी फ्रेंड्स। अभी हम लोग जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पुनर्योगज डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है यह? जब दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए को जोड़कर नया डीएनए बनाया जाता है तो उसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। ओके, और इस विधि को पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहते हैं। समझते हैं हम लोग। जब दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए को आपस में जोड़कर एक नया डीएनए बनाया जाता है तो इस डीएनए को क्या बोलते हैं? पुनर्योगज डीएनए बोलते हैं। और जिस तकनीक के माध्यम से इसे जोड़कर नया डीएनए बनाते हैं उस तकनीक को पुनर्योगज डीएनए तकनीक बोला जाता है। ओके, इस विधि द्वारा आनुवांशिक वैज्ञानिक डीएनए की संरचना में सुधार करके विकृत जीन को सामान्य जीन द्वारा बदलकर मानव जाति को आनुवांशिक रोगों से मुक्ति दिला सकेंगे। इस विधि द्वारा क्या करते हैं तो वैज्ञानिक डीएनए की संरचना में सुधार करके या फिर जो बेकार जीन हैं उनको सामान्य जीन द्वारा बदलकर मानव जाति को आनुवांशिक रोग से मुक्ति दिलाते हैं। ओके, डीएनए के कुछ न्यूक्लियोटाइड को हटाकर या जोड़कर इच्छित गुण वाले डीएनए का निर्माण कर सकेंगे। मानव द्वारा उपयोग में आने वाले पादपों और जंतुओं की नस्लों में सुधार कर सकेंगे। ओके, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुनर्योगज डीएनए तकनीक की प्रक्रिया कितने चरणों में पुनर्योगज डीएनए तकनीक की प्रक्रिया जो होती है ये संपूर्ण होती है? तो इसके टोटल 6 चरण होते हैं। ओके, देखते हैं इसके पहले चरण में क्या होता है। डीएनए का विलयन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए को अलग किया जाता है। पादप की सेल बॉडी के लिए सेलुलोज एंजाइम, कवक से डीएनए प्राप्त करने के लिए काइटिनेज एंजाइम, बैक्टीरियल कोशिका को लाइसोजाइम से संसाधित किया जाता है। डीएनए को प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड तथा आरएनए से अलग किया जाता है। हमें पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए केवल डीएनए की आवश्यकता होती है, तो डीएनए के साथ साथ और भी बहुत कुछ होता है, तो उससे डीएनए को अलग किया जाता है। पहले चरण में डीएनए को अलग किया जाता है। दूसरे चरण में देखते हैं क्या होता है। डीएनए का खंडन, कटिंग बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए को जो है वह प्रतिबंधित एंजाइम के द्वारा काटा जाता है, उसे तोड़ा जाता है। शोधित डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए प्रतिबंधित एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। प्रतिबंधित एंजाइम के कार्य प्रगति को देखने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। एगारोज जैल विद्युत संचालन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, देखते हैं हम लोग। डीएनए जो होता है, लंबे लंबे डीएनए को इसे तोड़ा जाता है, इसे तोड़कर छोटा छोटा किया जाता है। ओके, अब आगे देखेंगे चरण 3 में इसका कहाँ उपयोग होता है। वांछित डीएनए खंड का विलयन, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। देखते हैं यह जो छोटे छोटे खंड हम लोग किए थे दूसरे चरण में डीएनए का, इसमें जो बेहतर डीएनए होता है, जो हमें चाहिए होता है, जो गुण वाले डीएनए हमें चाहिए होता है उसे अलग कर लिया जाता है। मान लीजिए इसमें अच्छे गुण थे, इसे हमें चाहिए था तो इसको हमने अलग कर लिया। इसमें भी अच्छे गुण थे, ये भी हमें चाहिए था तो इसे हमने अलग कर लिया। अब अलग करने के बाद आगे देखते हैं हम लोग अगले चरण में क्या होता है। डीएनए खंड को जोड़ना, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय लाइगेज एंजाइम। हमने जो डीएनए खंड को लिया था तोड़कर, जो अच्छे गुण वाले डीएनए लिया था, अब इन्हें जोड़ा जाता है। किसके माध्यम से? तो लाइगेज एंजाइम के द्वारा इन्हें जोड़ा जाता है और जोड़कर एक डीएनए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे पुनर्योगज डीएनए बोला जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला जाता है। ओके, तो याद रखिएगा चौथे चरण में क्या करते हैं, तो डीएनए को जोड़ने का काम करते हैं। किसके द्वारा? तो लाइगेज एंजाइम के द्वारा, लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ा जाता है। 5वें चरण में हम लोग बढ़ते हैं। पुनर्योगज डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ
कॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। देखते हैं बंधे हुए डीएनए, यहाँ जो डीएनए हमने बांधा था, हमने जोड़ा था, बंधे हुए डीएनए को जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन विधि द्वारा जीवाणु डीएनए को धारण कर लेता है। इसके लिए सामान्यतः ई कोलाई जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है। जो डीएनए हम लोगों ने जोड़ा था उसे किस में प्रवेश कराया जाता है? उसे परपोषी में प्रवेश कराया जाता है। परपोषी दूसरे जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराया जाता है। वह जीवाणु कोशिका ट्रांसफॉर्मेशन विधि द्वारा जो डीएनए का जो गुण होता है उसे अपने अंदर धारण कर लेती है। डीएनए के गुण, जो भी उसमें गुण था उसे अपने अंदर धारण कर लेती है। इसके लिए समानतः किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ई कोलाई बैक्टीरिया या ई कोलाई जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसका अगला छठा और आखिरी चरण देखते हैं। वांछित डीएनए को, वांछित उत्पाद को प्राप्त करना, ऑब्टेन डिजायर्ड प्रोडक्ट। परपोषी कोशिकाओं का माध्यम में संवर्धन किया जाता है। इसके बाद वांछित उत्पाद को प्राप्त किया जाता है। यहाँ जो डीएनए जो गुण धारण किया था ई कोलाई बैक्टीरिया या फिर कोई भी परपोषी कोशिका होगा उसका माध्यम में संवर्धन कराया जाता है। बायोरिएक्टर माध्यम, बायोरिएक्टर, इसमें इसका संवर्धन कराया जाएगा बायोरिएक्टर में, और संवर्धन के बाद हमें जो वांछित उत्पाद चाहिए उसे प्राप्त कर लिया जाता है। ओके, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। एक बार इसको संक्षेप में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले डीएनए को अलग किया जाता है। डीएनए को अलग करने के बाद क्या करते हैं? डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, छोटे छोटे खंड किए जाते हैं। इसके बाद जो डीएनए हमें चाहिए होता है, इच्छित डीएनए को अलग किया जाता है। अलग करने के बाद डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद इसे परपोषी कोशिका में भेजा जाता है। भेजने के बाद इसे किसी माध्यम में भेजकर, बायोरिएक्टर में भेजकर इच्छित वांछित उत्पाद को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। ओके, तो 6 स्टेप थे इसके। 6 स्टेप को आप लोग संक्षेप में याद रखिएगा और इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रतिकृतियन का उद्भव, यह वह अनुक्रम है जहाँ से प्रतिकृतियन रिप्लिकेशन की शुरुआत होती है। एक प्रोकैरियोटिक डीएनए में सामान्यतः एक प्रतिकृतियन स्थल, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए में एक से अधिक प्रतिकृतियन स्थल होते हैं। प्रोकैरियोटिक डीएनए में कितने? तो एक प्रतिकृतियन स्थल, और यूकैरियोटिक में एक से अधिक प्रतिकृतियन स्थल होते हैं। याद रखेंगे आप लोग। बायोरिएक्टर देखते हैं क्या होता है। बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है जिसमें सूक्ष्मजीवों, पौधों, जंतुओं एवं मानव कोशिकाओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में करके विशिष्ट उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है। वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए बायोरिएक्टर अनुकूल परिस्थितियां जैसे तापमान, पीएच, ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। देखते हैं संक्षेप में। बायोरिएक्टर क्या है? एक बर्तन के समान है जिसमें सूक्ष्मजीव, पौधे, जंतु या मानव कोशिकाओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इनकी कोशिकाओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इसके बाद वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए बायोरिएक्टर क्या करता है? तो अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। तापमान हो गया, पीएच हो गया, ऑक्सीजन की सप्लाई होगा, ये सब कौन उपलब्ध कराता है? तो बायोरिएक्टर उपलब्ध कराता है। ओके, अनुप्रवाह संसाधन, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार भेजने से पूर्व उसे कई प्रक्रमों से गुजारा जाता है। इन प्रक्रमों में विलगन एवं शोधन शामिल है। इन प्रक्रमों को ही अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। इसके द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि तैयार उत्पाद में कोई त्रुटि न हो। जैव प्रौद्योगिकी में हम लोग जो भी उत्पाद बनाते हैं उस उत्पाद को बाजार भेजने से पूर्व कई प्रक्रमों से गुजारा जाता है। उसका कई बार परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के पश्चात उसमें कोई त्रुटि न रहने पर ही उसे मार्केट में भेजा जाता है। ओके, और इसे क्या बोलते हैं? अनुप्रवाह संसाधन बोलते हैं। याद रखेंगे आप लोग। अगला है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखते हैं, महत्वपूर्ण है। पीसीआर द्वारा कम समय में ही जीन की कई प्रतिलिपि बनाई जाती है। इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण थर्मल साइक्लर की आवश्यकता होती है। थर्मल साइक्लर याद रखिएगा आप लोग। पीसीआर तकनीक में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो थर्मल साइक्लर का।
पीसीआर में मुख्यतः 3 चरण होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पीसीआर में कितने चरण होते हैं? तो पीसीआर में 3 चरण होते हैं। पहला चरण है इसका निष्क्रियकरण, सेकेंड तापानुशीलन और तीसरा विस्तार। एक एक करके सबके बारे में हम लोग जानते हैं। निष्क्रियकरण में डीएनए को 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिनट के लिए गर्म किया जाता है, जिससे डीएनए के दोनों खंड अलग हो जाते हैं। डीएनए में जो 2 खंड होते हैं ये दोनों खंड अलग हो जाते हैं। ओके, किसमें? निष्क्रियकरण में। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं? तो 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने मिनट के लिए? तो 1 मिनट के लिए। आगे देखते हैं हम लोग। तापानुशीलन में इसके तापमान को घटाकर 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाता है। सेकेंड नंबर में आता है तापानुशीलन। तापानुशीलन में क्या करते हैं? इसके जो तापमान है उसको घटाकर 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग विस्तार में क्या करते हैं। इसके बाद विस्तार किया जाता है। यह विस्तार 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिनट के लिए होता है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिनट के लिए होता है। इस चक्र को 34 से 37 बार दोहराया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा डीएनए के खंड को 1 अरब गुना तक बढ़ाया जा सकता है। ओके, विस्तार में क्या करते हैं हम लोग? तो इसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिनट के लिए रखते हैं। 27 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मिनट के लिए रखते हैं और इस प्रक्रिया को, यह पूरी प्रक्रिया निष्क्रियकरण, तापानुशीलन, विस्तार, इसे कितने बार? तो 34 से 37 बार दोहराया जाता है। इससे क्या होता है? इससे डीएनए के खंड को 1 अरब गुना तक बढ़ाया जा सकता है। अब देखते हैं पीसीआर का कहाँ उपयोग होता है। तो पीसीआर का उपयोग जो होता है वो रोगाणुओं की पहचान में, उत्परिवर्तन की पहचान में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, पादप रोगाणुओं का पता लगाने में, इन सब बातों में पीसीआर का उपयोग होता है। तो महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा इसको, और आसान भी है। यहाँ पर सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि निष्क्रियकरण में 92 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मिनट, इसके बाद तापानुशीलन में 48 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं, इसके बाद विस्तार में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिनट के लिए रखते हैं और इस प्रक्रिया को 34 से 37 बार दोहराते हैं। इन सब बातों को याद कीजिएगा। इसके बाद इसमें था कि इसमें किसका उपयोग किया जाता है? थर्मल साइक्लर का उपयोग किया जाता है। ओके, देख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हम लोग। प्रतिबंधित एंजाइम। प्रतिबंधित एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है। वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है प्रतिबंधित एंजाइम कहलाता है। वर्तमान समय में 900 से अधिक प्रतिबंधित एंजाइम की खोज हो चुकी है। प्रतिबंधित एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसे को, और दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको? आणविक कैंची। यह किसे काटने का काम करता है? तो यह डीएनए को काटने का काम करता है। वर्तमान समय में अभी तक कितने? तो 900 प्लस प्रतिबंधित एंजाइम की खोज हो चुकी है। आगे देखते हैं हम लोग काइटिनेज। काइटिनेज, इस एंजाइम का उपयोग कवक कोशिका को तोड़ने के लिए किया जाता है। इससे डीएनए के साथ कई अन्य अणु जैसे आरएनए, प्रोटीन, वसा एवं पॉलीसेकेराइड को बाहर निकाला जाता है। कवक कोशिका से डीएनए प्राप्त करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो काइटिनेज का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, देख लीजिएगा आप लोग, और इस वीडियो को 1-2 बार देखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, उस पर प्रॉपर उसी पर आधारित एक और वीडियो बना दिया जाएगा अगर समस्या आए तो। ठीक है, गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।